हाय, आप सभी का विकास प्रेप जोन में स्वागत है। आज हम लोग जो करेंगे परसेंटेज की क्लास 4 को कंप्लीट करेंगे। अभी तक हमने परसेंटेज के 3 क्लासेस कंप्लीट किए हैं। तो पहले क्लास में हमने जो पढ़ा वो पढ़ा है इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में। दूसरे क्लास में हमने इक्वल कॉन्सेप्ट के बारे में जाना। तीसरे क्लास में पॉपुलेशन प्लस फेल पास और कंपैरिजन के कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और आज जो करने जा रहे हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के रिलेटेड कॉन्सेप्ट और उसके रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जिन्होंने पिछले 3 क्लासेस को नहीं देखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा तीनों क्लासेस के। तो आप उस लिंक पे क्लिक करके जो उस वीडियोस में मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, तीनों वीडियोस में आप उनको देखिए। देखकर उससे सीखकर आगे कंटिन्यू करेंगे तो चीज़ें और अच्छे से क्लियर होगी। और आप मेक श्योर कीजिए कि कंप्लीट वीडियो देखिए, क्योंकि जब ये सारे टॉपिक्स जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, अगर ये कंप्लीट आप देख लेंगे ना, तो किसी भी बुक का आप परसेंटेज का क्वेश्चन उठाएंगे तो आपसे इजीली वो चीज़ बन रहा होगा। तो चलिए आज की इस क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार जो हमारा स्टैंडर्ड फ्रैक्शन होता है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन हमें एक कैलकुलेशन में हेल्प करती है। तो हमें याद होनी चाहिए। तो याद कैसे करना है, हर रोज एक बार बस जोर से एक बार पढ़ लेना है। 1/2 किसके इक्वल होता है? 50% के। 1/3 किसके इक्वल होता है? 33 1/3% के। 1/4 किसके इक्वल होता है? 25% के। 1/5 किसके इक्वल होता है? 20% के। 1/6 किसके इक्वल होता है? 16 2/3% के। 1/7 14 2/7% के। 1/8 12 1/2% के। 1/9 11 1/9% के। 1/10 10% के। 1/11 9 1/11% के। तो ऐसे ही आपको हर रोज से ये सारे फ्रैक्शन एक बार पढ़ना है। और मैंने क्लास 1 में आपको फ्रैक्शन का मतलब भी बताया था। नीचे जो नंबर होता है वो होल को दर्शाता है, ऊपर वाला रिजल्ट होता है। 2 का 50% 1 होता है। 3 का 33 1/3% 1 होता है। 4 का 25% 1 होता है। 5 का 20% 1 होता है। 6 का 16 2/3% 1 होता है। 7 का 14 2/7% 1 होता है। तो ऐसे ही आपको ये चीजें हर रोज पढ़नी है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने क्लास 3 में आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था। तो चलिए पहले उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। क्या था क्वेश्चन? द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन increases by 18% in the first year and then decreases by 10% in the second year. Find the overall percentage change in the population. तो देखिए हमें 18% का फ्रैक्शन निकालना है। 18% का फ्रैक्शन निकालना है। तो हमें पता है कि 1/50 कितना होता है? 2% होता है। 1/50 क्या होता है? 2% होता है। लेकिन हमें 2% नहीं चाहिए, हमें 18% चाहिए। तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18% का क्या फ्रैक्शन आया? 9/50। ठीक है। और 10% का फ्रैक्शन तो बहुत ही ईजी है। क्या होता है? 1/10। 1/10। तो अब देखिए फर्स्ट ईयर में क्या बोल रहा है कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है 18% से। यानी कि 50 था, ये हो गया 18% के इक्वल ना। तो 50, अगर पहले पॉपुलेशन 50 था तो 50 का 18% इंक्रीज होके 9 से बढ़ गया है, तो कितना हो गया है? 59 हो गया है। ठीक है। सेकेंड ईयर में पहले पॉपुलेशन अगर 10 था तो 10 का 10% एक डिक्रीज होके 9 हो गया है। तो पहले 50 था और 10, तो कितना पॉपुलेशन था? 500। अब 59 इंटू 9 तो कितना हो गया? 531। 9 9 जा 81। 9 5 जा 45। 45 प्लस 8 53, है ना? तो कितने का इंक्रीज हुआ है? 31 का इंक्रीज हुआ है। कंपैरिजन किसे करना है? 500 से ना। तो इसको नीचे लिखेंगे 500 और मल्टीप्लाई में 100। तो जीरो से जीरो काटेंगे। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 6 जा क्या होता है? 30 होता है। 1 तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट लगा के यहाँ पे जीरो करेंगे। 5 2 जा 10। तो कितना हो गया? 6.2%। यह हमारा सही उत्तर हो जाएगा
इस प्रैक्टिस क्वेश्चन का। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन और उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। पहला क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन पढ़िए और उसके बाद जब आप प्ले करके देखेंगे तो चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। A person uses 55% of his monthly income on regular expenses and saves the remaining amount. एक आदमी है, उसका जो मंथली इनकम है उसका वो 55% क्या करता है, यूज कर लेता है और बाकी जो बच जाता है उसको वो सेव करता है। लेटर बोथ हिज इनकम एंड एक्सपेंसेस इंक्रीजेस बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज सेविंग। बाद में उसका इनकम और एक्सपेंसेस दोनों 20-20% बढ़ जाता है, तो परसेंटेज चेंज पहले जो सेव करता था और अब जो सेव करेगा उसमें क्या परसेंटेज चेंज आया, हमें ये निकालना है इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो देखिए, जब भी हमें लास्ट में ना परसेंटेज चेंज, फ्रैक्शन या रेशियो पूछे तो हमें एक्चुअल वैल्यू लेके नहीं जाने से इजी पड़ता है। तो हमें पता है कि इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सेविंग मिलता है। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो सेविंग मिलेगा। तो अगर हम लोग इनकम मान लेते हैं, मंथली इनकम हमारा 100 था उस आदमी का, तो 100 का कुछ भी परसेंट उतना ही होता है, वही नंबर। जैसे 100 का अगर मैं बोलूँ 20% कितना होता है तो 20 होता है। 100 का 30% कितना होता है, 30 होता है। 100 का 37.5% कितना होता है, 37.5 होता है। तो ऐसे ही 100 का 55% कितना हो जाएगा, 55। यानी कि 100 रुपये वो मंथली कमाता था, जिसमें से 55 वो खर्च कर देता था, तो उसके पास रुपया उसके जेब में कितना रह जाता था, 45, है ना। अब क्या बोल रहा है, कुछ समय बाद इनकम में 20% का इंक्रीज हुआ है। तो 20%, 100 का 20% यानी कि 20 का इंक्रीज हुआ है। तो पहले 100 था, तो अब 20 बढ़ के कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी 20% का इंक्रीज हुआ है एक्सपेंडिचर में। तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, अब देखो, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो अगर आप 55 का 20% निकालोगे तो 1/5 से इंटू कर दो, तो कितना आ जाएगा, 11। यानी कि कितने का इंक्रीज हुआ है, 11 का। तो 55 में 11 ऐड करोगे तो 66। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 470, 34 यहाँ से और 20 यहाँ से, तो 54। 120 में से 66 मैंने माइनस किया तो इतना आएगा। ठीक है। अब कितने का इंक्रीज हुआ है सेविंग में, पहले 45 सेव करता था, अब कितना सेव कर रहा है, 54 सेव कर रहा है। तो कितना सेव ज्यादा कर रहा है, 9 ज्यादा सेव कर रहा है, एक मिनट, 9 ज्यादा सेव कर रहा है। ठीक है। अब ये जो +9 यहाँ से सेविंग आया, हमने ये लाइन फॉलो किया, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे कितना चेंज हुआ है, +20 चेंज हुआ है। और यहाँ पे कितना चेंज हुआ है, +11 चेंज हुआ है। तो 20 में से 11 अगर हम माइनस करेंगे तो 9 ही आएगा ना। ये जो चेंज है, यही तो सेविंग चेंज में हमें दिखा रहा है, यही तो दर्शाएगा। तो 20 में से 11 गया तो +9, हमें ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो +9 चेंज हुआ है, पहले 9 सेविंग बढ़ा है, किस पे बढ़ा है, 45 पे बढ़ गया है ना। तो 45 पे, और क्योंकि परसेंटेज चेंज हमसे पूछा है तो हम लोग 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 1 जा 9, 9 5 जा 45। तो 1/5 कितना परसेंट होता है, 20% होता है। ठीक है। क्या था, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर रहे हैं तो हम लोग को सेविंग मिलेगा, क्योंकि परसेंटेज चेंज पूछा है तो हमने मंथली इनकम 100 मान लिया। 100 का 55% यानी कि 55 एक्सपेंडिचर था, तो सेव कर रहा था 45। कुछ समय बाद 100 में 20% का इंक्रीज हुआ, तो मतलब 20 का इंक्रीज हुआ तो 120 आया। 55 में 20% का इंक्रीज हुआ तो 11 का इंक्रीज हुआ तो 66 आया। 120 में से 66 माइनस किया तो 54। पहले 45 सेव करता था, अब 54 सेव कर रहा है, तो +9 सेव कर रहा है। कितने पे, 45 पे। तो 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो कितना परसेंट आ गया, 20% आ गया। ठीक है। समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। ये क्वेश्चन आप खुद ही कीजिए सारे क्वेश्चंस पहले, और उसके बाद वीडियो प्ले करके देखेंगे तो चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएगी। चलिए क्लास अब क्वेश्चन 2 करते हैं। ठीक है।
पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को कि क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में। A man spends 70% of his monthly income and saves the remaining amount. Later, his income increases by 25%, while his expenditure increases by 10%. Find the percentage change in his saving. तो सेम ही क्वेश्चन है। तो क्या बोला है, इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेविंग मिलेगा। अगर हम लोग मान लेते कि इनकम 100 है, अब 100 का 70% यानी कि 70 घटाएंगे तो सेविंग कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है। लेटर हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 25%, तो 100 का 25% इंक्रीज हो गया। तो 100 का कुछ भी इंक्रीज वही नंबर होता है ना, 25% यानी 25। तो 100 था, अब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और 70 का कितना, 10% से इंक्रीज हो गया, तो 10% यानी कि 1/10, 70 इंटू 1/10, 70 इंटू 1/10, 10% मतलब 1/10 होता है फ्रैक्शन, तो 7 से इंक्रीज होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। अब ये कितना इंक्रीज हुआ यहाँ पे, 48, 125 में से माइनस करेंगे 77, तो 48 इंक्रीज हुआ। तो देखिए, पहले 30 सेव कर रहा था, अब 48 सेव कर रहा है, तो कितना का सेव हुआ, 18 का सेव हुआ है। लेकिन जो समझदार बच्चे होंगे ये लाइन फॉलो न करके, ये जो चेंज आया ना यहाँ पे 25 का और यहाँ पे +7 का, इसी को माइनस करेंगे तो 25 में से 7, 18, वो सेविंग को ही, सेविंग चेंज को ही दर्शाएगा। तो 18 का चेंज हुआ है कितने पे, 30 पे। तो हमसे क्या पूछा है, 100 पे कितना होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ है यहाँ पे सेविंग, 60% का इंक्रीज हुआ है सेविंग। ऑप्शन ए इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। और क्वेश्चन 1 में कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ था, 20% का इंक्रीज हुआ था, तो ऑप्शन ए इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दो क्वेश्चन कर लिया हमने। चलिए तीसरा क्वेश्चन, वीडियो पॉज कीजिए, खुद ही पढ़िए, और उसके बाद वीडियो को प्ले करके जब चीज देखेंगे तो क्लियर हो जाएगी आपको अच्छे से। क्या बोल रहा है, A shopkeeper earns 96 per month, 9600 per month. He spends 6000 on monthly expenses and saves the remaining amount. After some time, his income increases by 18%, while his expenses increase by 12%. Find the percentage change in his saving. तो देखिए percentage change पूछा है फिर से लास्ट में, क्या पूछा है, percentage change in saving, है ना। परसेंटेज चेंज इन सेविंग पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल वैल्यू जो ये दिया है ना 9600 और यहाँ पे 6000 मंथली एक्सपेंडिचर दिया है, इसको ना लेकर हम लोग इसका रेशियो ले लेंगे। ये इनकम है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर हमें कितना दिया है, 6000, और इनकम कितना दिया है, 9600। तो ये जीरो से ये जीरो कटा, 12 5 से क्या होता है, 60, और 12 8 जा क्या होता है, 96, है ना। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे तो हमें क्या मिलेगा, सेविंग मिलेगा, है ना। तो अगर हम लोग 100, अब यहाँ पे 100 नहीं, देखो इनकम का क्या रेशियो आया है, 8 आया, तो 8 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा सेविंग कितना होगा, 3। उसका मंथली इनकम हमने मान लिया कि 8 है, एक्सपेंडिचर 5 है, 8 में से 5 वो खर्च कर दे रहा है, तो उसके पास बच कितना रहा है, 3। उसके बाद क्या बोला है, आफ्टर सम टाइम हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 18%। अब 8 का 18% इंक्रीज करने के लिए हमें दिक्कत होगी ना, तो हम लोग क्या करेंगे, अपने आप कितना भी जीरो आप ऐड कर सकते हैं, मैं 2 जीरो ऐड कर दे रहा हूँ, 800 इनकम मान ले रहा हूँ, तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 500, तो सेविंग कितना हो जाएगा, 300। अब 800 का 18% निकालना मेरे लिए इजी है, 800 का 18% निकालना इजी हो जाएगा, ये इजी है ना। अब मान लो आप 8 लिखते, फिर 18% का, इसका 8 का 18% निकालते,
तो ये डेसिमल में आ जाता है, इससे इजी ये है। तो इसलिए मैंने जीरो ऐड कर दिया, डबल जीरो इधर, डबल जीरो इधर, डबल जीरो इधर। तो कितना हो गया, 18 8 जा 144। तो ये कितना हो जाएगा, 944। और यहाँ पे कितना हुआ है, while his expenses increased by 12%, तो 500 का 12%। ये जीरो से ये जीरो कट गया, तो ये कितना आएगा 60, यानी कि 560। तो यहाँ पे 144, यहाँ पे कितना 60। तो एक तो तरीका है कि इधर से आप माइनस कीजिए, तो ये आ जाएगा 384। या मैंने जो पिछले दो क्वेश्चन में क्या बताया, यहीं पे ये जो चेंज आया ना, इसी में से माइनस करेंगे तो वो सेविंग चेंज में ही, सेविंग चेंज को ही ये डिनोट करेगा। तो 144 में से 60 माइनस करोगे तो 84 आएगा। 84 का परसेंट सेविंग इंक्रीज हुआ है। पहले 300 सेव करता था, अब 384 सेव कर रहा है। कितने पे, 300 पे। तो 100 पे कितना करेगा, तो जीरो से जीरो काट दिया, 3 टू जा 6, 6 गया और 2 आएगा तो 24। तो 3 8 जा 24, यानी कि पहले से अभी कितना इंक्रीज हुआ है सेविंग में, 28% का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये समझ में आ रही होगी चीजें आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, a teacher earns 14,400 per month. She spends 8,000 on household needs and saves the remaining amount. After a year, her income increases by 16%, while her expenses increase by 10%. Find the percentage change in her savings. तो सेम ही क्वेश्चन है, तो वीडियो पॉज करके आप खुद ही ट्राई कीजिए। देखिए, इसका रेशियो ले लेंगे क्योंकि लास्ट में फिर से क्या पूछा है, परसेंटेज चेंज पूछा है, तो हमें एक्चुअल वैल्यू लेके जाने की जरूरत नहीं है। तो हम इसका रेशियो ले लेंगे 8000। तो ये जीरो से ये जीरो कटा, 16 के टेबल में 85 बार में आता है और 144 9 बार में आता है। आपको टेबल एटलीस्ट 30 तक तो याद होनी चाहिए। तो इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करोगे तो क्या आएगा, सेविंग आएगा, है ना। तो हम मान ले रहे हैं 9 ना मिल मानकर, क्योंकि 900 इसलिए मांग रहे हैं कि फिर हमें आगे परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज करना होगा ना, तो हम लोग इसलिए डबल जीरो पहले से लगा ले रहे हैं। 900 इनकम था, तो 500 एक्सपेंडिचर हो गया, तो सेविंग कितना हो गया, 400 का हो गया। ठीक है। अब देखो क्या बोला है, आफ्टर ए ईयर, एक साल के बाद, हर इनकम इंक्रीजेस बाय 16%। तो 900 का 16% निकालना ज्यादा इजी है ना, 16%। तो ये कितना हो जाएगा, 16 9 जा 144, 144। तो कितने से इंक्रीज हुआ यहाँ पे, 144 से इनकम इंक्रीज हो गया। तो ये कितना आया, 1044 माइनस। अब एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हो रहा है, 10%। तो 10% इंक्रीज यानी 1/10। तो यानी कि कितना का इंक्रीज, 500 का 10% निकालोगे तो 50 का इंक्रीज। तो ये हो गया 550, है ना। अब देखो, अब इसको माइनस ना करके मैं 144 में से 50 अगर माइनस कर दूं, यहाँ पे 144 में से 50 माइनस कर लूंगा, क्योंकि ये भी क्या है, सेविंग। ये जो चेंज दिखा रहा है यहाँ पे इनकम में और एक्सपेंडिचर में, वो सेविंग चेंज ही दिखाएगा ना। तो 14 में से 5 गया तो 94। तो कितना सेविंग में इंक्रीज हुआ है, 94 का। अगर इसको आप 1044 में से 550 भी माइनस करोगे ना, तो कितना आएगा, 494। और 494 में से 400 माइनस करोगे तो कितना सेविंग इंक्रीज हुआ है, पहले 400 सेव करता था, अब 494 सेव करता है। तो 94 का सेव करता है कितने पे, 400 पे, और इनटू में 100। तो इसको अब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा, 4 टू जा 8, 9 में से 8 गया तो 1, और 14 आएगा, 4 3 जा 12, और 12
और 14 में से 12 गया तो 2, नहीं जाएगा तो पॉइंट लाएंगे तो 20 हो जाएगा। फिर 20, 4 5 जा 20, यानी कि 23.5%। मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, 94 को 4 से डिवाइड कर दिया है। एक मिनट, देखो 94 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अब 4 3 जा 12, 4 में से 2 गया तो 2 होएगा ना, 20, तो 4 5 जा 20। समझ में आई बात? तो कितना आ गया, कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है सेविंग में पहले से? 23.5%। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखते कि क्या बोल रहा है। The price of rice increases by 25%. Due to the rise in price, a family reduces its consumption by 16%. Find the percentage change in total expenditure of the family on rice. तो देखिए, price into consumption इक्वल किसके होता है? एक्सपेंडिचर के इक्वल होता है। ठीक है, कहने का मतलब अगर क्या है कि अगर मान लीजिए राइस का प्राइस 4 रुपए पर केजी है और आप 5 केजी राइस लाते हैं एक महीने में, आपका कंजम्पशन 5 केजी का है, और राइस का प्राइस जो है 4 रुपए पर केजी दे रहा है, ठीक है, 4 रुपए पर केजी। तो अगर आप 1 केजी का 4 रुपए दे रहे हैं तो 5 केजी का कितना देंगे? 20 रुपए देंगे ना। तो कितना खर्चा हुआ है आपका? 20 रुपए। तो प्राइस में कंजम्पशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्सपेंडिचर मिलेगा, है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए क्या बोला है, द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीजेस बाय 25%। तो देखिए आप जिनको फ्रैक्शन याद नहीं होगी वो दिक्कत करेंगे, लेकिन हम तो अच्छे बच्चे हैं, हमें तो याद है। तो 25% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/4 होती है। अब 16% यहाँ पे बोला है, 16%। तो हमें पता है कि 1/25 क्या होता है? 4% होता है ना। लेकिन हमें 4% की नहीं चाहिए, हमें 16% की चाहिए। तो 4 को 16 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई इधर करोगे तो इधर भी कर दोगे। तो यानी कि 16% की फ्रैक्शन क्या आई? 4/25। ठीक है, ये 1/25 होता है 4%, लेकिन हमें चाहिए था 16% की, तो 4 से मल्टीप्लाई इधर किया तो इधर भी, तो 4/25 आ गया। तो अब देखिए, आप क्वेश्चन पढ़िए। द प्राइस ऑफ राइस इंक्रीजेस बाय 25%। तो अगर पहले प्राइस 4 यूनिट था, पहले प्राइस अगर 4 यूनिट था, तो अब 4 यूनिट का 25% यानी कि 1 से बढ़ गया है, तो कितना बढ़ गया है? 5 यूनिट हो गया है। ठीक है, अब कंजम्पशन देखते हैं कि क्या है। एंड अब क्या बोला है? एंड ड्यू टू द राइज इन प्राइस अ फैमिली रिड्यूस इट्स कंजम्पशन बाय 16%। तो कंजम्पशन पहले कितना था? 25 था, तो अब कितना हो गया है? 21 हो गया है। पहले 25 केजी था, तो अब 21 केजी हो गया है। तो 4 यूनिट से 25 केजी के लिए कितना देता होगा? 100 यूनिट। और 5 यूनिट से 21 केजी के लिए कितना देता होगा? 105 यूनिट, है ना। तो अब देखिए कितना का इंक्रीज हुआ है एक्सपेंडिचर में? 5 का इंक्रीज हुआ है, 5 यूनिट का। कितने पे? 100 यूनिट पे। तो 100 पे कितना चेंज आएगा, क्योंकि हमें क्या पूछा है? फाइंड द परसेंटेज चेंज। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट से यूनिट किया, ये 100 से 100 काट दो, तो कितना चेंज आया? 5% का चेंज आया। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। प्राइस और कंजप्शन को जब इंटू करेंगे तो एक्सपेंडिचर का वैल्यू आएगा।
तो हमें बोला है कि प्राइस पहले 4 यूनिट था, तो अब 4 यूनिट का 25% इंक्रीज होके 1 यूनिट बढ़ गया है, तो 5 यूनिट हो गया है। कंजम्पशन पहले 25 केजी था, तो 25 केजी का 16% रिड्यूस होके 4 केजी से कम हो गया, यानी कि 21 केजी हो गया। तो 4 यूनिट से 25 केजी तो 100 यूनिट देते होंगे, और 5 यूनिट से 21 केजी तो 105 यूनिट। तो दोनों का डिफरेंस 5 कितने पे, 100 पे, तो 100 का, तो यहाँ से निकला 5%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। The price of cooking oil rises by 20%. Because of the increase in price, a family reduces its consumption by 10%. Find the percentage change in the total expenditure of the family on cooking oil. तो टोटल परसेंटेज एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया है वो निकालना है। तो प्राइस इनटू में कंजम्पशन क्या देगा, एक्सपेंडिचर। अब 20% की फ्रैक्शन हमें पता है, याद है, कितनी होती है, 1/5। और 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10 होती है। ठीक है, तो प्राइस जो है क्या हो गया, 20% से बढ़ गया है। तो यानी कि पहले प्राइस 5 था, तो अब 5 का 20% यानी कि 1 से बढ़ जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा, 6 यूनिट पर केजी, और 5 यूनिट पर केजी पहले था। ठीक है, अब कंजम्पशन क्या बोला है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन प्राइस अ फैमिली रिड्यूसेस इस कंजम्पशन बाय 10%। तो पहले अगर 10 केजी वो खाते थे चावल, ठीक है, पहले अगर वो 10 केजी चावल खाते थे, तो अब 10 का 10% यानी कि 1 से इंक्रीज डिक्रीज हो गया है, तो ये 9 यूनिट हो जाएगा, 9 केजी हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से 50 पहले खर्च करते थे, अब कितना खर्च करते हैं, 45 खर्च करते हैं। क्या था, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन प्राइस 50, ओह आई एम सो सॉरी, 45 नहीं होगा, 9 6 54 होता है ना, 54। तो पहले 50 खर्च करते थे, अब कितना करेंगे, 54। तो कितना इंक्रीज हो गया एक्सपेंडिचर में, 4 का, किस पे, 50 पे। तो परसेंटेज चेंज निकालना है, क्वेश्चन में क्या बोला है, परसेंटेज चेंज निकालना है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 0 से 0 गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो कितना परसेंट का एक्सपेंडिचर में इंक्रीज हो गया है, 8% इंक्रीज हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। प्राइस में कंजम्पशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेंडिचर आएगा। पहले प्राइस 5 यूनिट था, तो 5 यूनिट का 20% यानी कि 1 यूनिट से बढ़ गया, तो 6 यूनिट हो गया। और कंजम्पशन पहले 10 केजी था, तो 10 केजी का 10% यानी कि 1 से बढ़कर 9, घटकर 9 केजी हो गया है। तो 5 × 10 50 होगा, 6 × 9 54। तो यहाँ से पहले 50 रुपये खर्च होता था, अब 54 रुपये खर्च हो रहा है। तो 4 रुपये ज्यादा खर्च हो रहा है, किस पे, 50 पे, तो 100 पे कितना, तो 8% का इंक्रीज हो गया एक्सपेंडिचर में। ये चीज समझ में आ रही है आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, अ स्टूडेंट मिस्टेकनली मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 9/5 इंस्टेड ऑफ 3/4, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द रिजल्ट। तो देखिए क्या है इसमें ना, मल्टीप्लायर है और नंबर है। तो देखिए हमें मल्टीप्लाई करना, तो एक नंबर है, नंबर हमें नहीं पता कि क्या है, तो हम बॉक्स मान लेते हैं। उस नंबर में हमें मल्टीप्लाई करना था किससे, 3/4 से करना था, लेकिन मल्टीप्लाई हमने किससे कर दिया है, 9/5 से कर दिया है। ए- एक नंबर है जिसमें हमें करना था मल्टीप्लाई 3/4 से, लेकिन हमने मल्टीप्लाई कर दिया 9/5 से। तो नंबर नंबर क्या क्या मान है, तो ये, ताकि ये फ्रैक्शन हट के होल नंबर पे आ जाए, ये फ्रैक्शन ना आए, तो 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 20। तो 20 मान लेते हैं नंबर है ना। तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो 3 5 जा 15, आना चाहिए था 15, लेकिन क्योंकि हमने गलत फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया है,
तो आ कितना गया है 36। तो हमें क्या पूछा है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन द रिजल्ट। तो परसेंटेज एरर रिजल्ट में क्या होगा ये वो पूछा है। तो एरर परसेंटेज निकालने का जो मैंने सूत्र बताया है वो क्या होता है, इनकरेक्ट वैल्यू में से करेक्ट वैल्यू को माइनस करेंगे। ये एब्सोल्यूट होता है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, हमेशा ये पॉजिटिव रखेंगे। और डिवाइडेड बाय करेक्ट वैल्यू और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज एरर परसेंटेज निकालना है। तो देखिए अब यहाँ पे इसी को इस सूत्र में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो इनकरेक्ट वैल्यू क्या है 36, करेक्ट क्या है 15। क्या होगा यहाँ पे 15 इंटू में 100। ये चीज समझ में आई ना। तो अब 36 में से 15 घटाओगे तो कितना आएगा 21, और 15 नीचे इंटू में 100। अब इसको सॉल्व करना है फर्दर। तो 3 7 जा क्या होता है 21, 3 5 जा क्या होता है 15, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100। तो कितना परसेंट का एरर आया है 140% का एरर आया है, इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो कितना कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब 8 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ बॉय एक्सीडेंटली मल्टीप्लाइड अ नंबर बाई 5/3 इंस्टेड ऑफ 2/5। ठीक है दी, सेम ही क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके कीजिए आप खुद। तो क्या है, हमें करेक्ट वैल्यू, ठीक है, और इनकरेक्ट वैल्यू हमें करना था 2/5 से, लेकिन कर किससे दिया है 5/3 से। बॉय को मल्टीप्लाई करना था 2/5 से, लेकिन कर दिया है 5/3 से मल्टीप्लाई। तो क्या नंबर मान ले कि दोनों से कर जाए, तो 5 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 15, यहाँ पे भी 15। तो 3 5 जा 15, 5 3 जा 15। करेक्ट वैल्यू आनी चाहिए थी 6, लेकिन अभी करेक्ट वैल्यू कितनी आ रही है 25। तो क्या पूछा है, परसेंटेज इंक्रीज इन द रिजल्ट। तो इसकी वजह से कितना इंक्रीज हुआ है 19 का इंक्रीज हुआ है ना, 19 का इंक्रीज हुआ है किस पे, करेक्ट वैल्यू क्या थी 6, और क्योंकि परसेंटेज चेंज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1900 को 6 से आप डिवाइड करो, 1900 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा होता है 18, 1 6, यहाँ पे 6 आएगा, 6 1 जा 6, 4, फिर ये 0, 6 6 जा 36, 36 4.6, 36, तो 316.66 ये ऑप्शन दिख रहा है मेरे को। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा 316.67%, ये सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, A worker initially works 48 hours per week and earns 2880 2880 rupees per week as a wages. Later his wage rate increases by 25% and his working hours increase by 20%. Find the percentage change in his weekly income. तो देखिए एक वीक में कितने घंटे काम कर रहा है और पर घंटे का उसको कितना मिल रहा है, एक वीक में वो कितने घंटे काम कर रहा है और पर घंटे में कितना मिल रहा है, ये किसके बराबर हो जाएगा, वेज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अभी मान लीजिए कि उसको उसने एक वीक में 5 घंटे काम किया है ना, और टोटल वेज इसको मिले हैं 20 रुपए। एक वीक में 7 दिन में उसने 5 ही घंटे काम किए और उस 7 दिन का उसको मिला 20 रुपए। तो उसको एक घंटे का कितना मिला कैसे निकालेंगे, तो पांच, अगर मान लीजिए 5 घंटे में वो एक 20 रुपए कमा रहा है बस, तो उसको एक घंटे का यहां से निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 4 जा 20, यानी कि उसको एक घंटे का कितना मिला
4 रुपए प्रति घंटा। 1 घंटे का 4 रुपए तो 5 घंटे का 20 रुपए। यही हुआ है ना? समझ में आई ये चीज? तो यही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे फॉलो करने वाले हैं हम लोग। तो देखिए, तो यहाँ पे क्या बोला है कि एक वर्कर है जिसने इनिशियली वर्क किया 48 आवर्स पर वीक। तो टोटल आवर यहाँ पे कितने वर्क किए हैं? 48 आवर। ठीक है। और वेज यहाँ पे दे दिया है 2880 रुपीज का। इसको रब कर लेता हूँ ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने की जगह हो जाए। 1 मिनट। ठीक है। तो यहाँ से हम अगर हम देखें कि तो 4 आवर का वैल्यू दे दिया है ना? तो यहाँ से 1 आवर निकालेंगे तो क्या निकलेगा? तो इसको डिवाइड करेंगे। 48 है ना? 48 है। 48 है। तो इसको 2880 बाई 48। तो 4 से अब इसको डिवाइड काटेंगे तो 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 0। और नीचे 4 से ये भी कट जाएगा तो 4 1 जा 1, 4 2 जा 8। तो 12 6 जा कितना होता है? 72। यानी उसको पर घंटे कितना मिल रहा है? 60 रुपीज मिल रहा है, पर आवर मिल रहा है। ये चीजें समझ में आई? एक वीक में वो टोटल 48 आवर्स काम कर रहा है जिसमें वो 2880 रुपये कमा ले रहा है। तो 1 घंटे में उसको कितना मिल रहा है? 60 रुपये मिल रहा है 1 घंटे का। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। लेटर हिज वेज रेट इंक्रीजेस बाय 25%। तो 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4 होती है। तो 25% से बढ़ गया। पहले 60 था, अब 25%, यानी कि 4 का पहले अगर 4 था तो उसका 25% 1 यूनिट ज्यादा बढ़ गया। तो ये अब कितना हो गया? 5/4। 5/4। तो अब कितना हो गया? 5/4। तो 60 में 5/4 से मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे? 60 × 5/4। तो ये कितना हो जाएगा? 15। 15 4 जा 60, 15 5 जा 75। तो इतना का इंक्रीज हुआ है ना? तो ये कितना हो गया वैल्यू? 75। ठीक। अब क्या बोला है? एंड हिज वर्किंग आवर इंक्रीजेस बाय 20%। तो 48 का 20%, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5 होती है। तो 5 अगर पहले वर्किंग आवर था उसका 20%, यानी कि 1 से बढ़ गया, तो ये कितना बढ़ गया? 6/5। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 48 2888। 8 6 जा 48, 6 4 जा 24 + 4। ठीक है ना? तो ये कितना इंक्रीज हो गया? 5 5 जा 25 होगा। 1 मिनट। 5 5 जा 25। तो कितना हो जाएगा? 3 8 उतरेगा। 5 7 जा 35। 3 और पॉइंट लगेगा, जीरो आएगा। 5 6 जा 30। तो टोटल इंक्रीज कितना हो गया? 57.6। समझ में आपको यहाँ तक क्या किया मैंने? एक वीक में कितना घंटा टोटल काम कर रहा है, पर घंटे का उसको कितना मिल रहा है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वेज निकलेगा। तो यहाँ पे बोला कि 48 घंटे टोटल काम कर रहा है जिसमें 2880 रुपये कमा रहा है। तो यहाँ से 1 घंटे की वैल्यू कितनी आ गई? 60 रुपये पर घंटे। ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि ये 60 रुपये पर घंटे बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 25% से बढ़ गया। तो 4 का 25% यानी कि 1। तो पहले 4 था तो अब 1 बढ़कर 5 हो गया, तो 5/4 से बढ़ गया। तो कितना हो गया अभी? 75 रुपये पर घंटे हो गए अब। कितने हो गए? 75 रुपये पर घंटे हो गए। ठीक है। अब ये कितना? पहले 48 आवर्स काम करता था, अब 20% और बढ़ गया। तो 48 का 20% 57.6% हो गया। ठीक है, इतना आवर काम करता है। 1 मिनट। मैं इसको रफ कर लेता हूँ ताकि सॉल्व करने के लिए जगह रहे फर्दर।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया है, देखिए ये 5/4 से बढ़ के 75 रुपीज हो गया पर घंटे, और ये 57.6 आवर हो गया। तब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 57.6 इंटू 75 है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो क्या हो जाएगा, 576, डेसिमल हम लोग बाद में लगा लेंगे, और 75 को मल्टीप्लाई करना है। तो 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 38, 5 5 जा 25, 28, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, और कितना हो जाएगा 53, 7 5 जा 35, 40। तो ये हो जाएगा 0, 8 + 2 10, 8 + 3 11 12, और ये हो जाएगा 3 और 43, लेकिन एक डेसिमल था, तो यानी कि टोटल वेज कितना आया, 4320, 4320 रुपये, 4320 रुपीज। ठीक है। तो पहले जो था वो था, अभी जो वेज इंक्रीज हो गया वो 4320 हुआ है। पहले जो था 2880 रुपये कमाता था। तो क्या पूछा है, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज वीकली इनकम। तो कितना चेंज आया परसेंटेज वीकली इनकम में, तो कितना का चेंज आया, 1440 का इंक्रीज हुआ है। क्या हो गया है, 1440 का इंक्रीज हुआ है ना। तो 1440 इंक्रीज हुआ है कितने पे, 2880 पे। तो 100 पे कितना, यही निकालना था। तो ये देखो 140, 1440 का ये नीचे डबल है, तो यानी 2 से जाएगा ये 1/2। तो 1/2 क्या होता है, 50%। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, सेम क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। अ वर्कर इनिशियली वर्क्स 50 आवर्स पर वीक एंड अर्न्स 4000 पर वीक। Later his wage rate increases by 30% and his working hour increases by 10%. Find the percentage change in his weekly income. सेम क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद ही कीजिए। तो देखिए, वीक, एक वीक में कितना काम किया, पर आवर उसको कितना मिला, और ये क्या निकल के आएगा, वेज निकल के आएगा, है ना। तो टोटल काम कितना किया है, 50 आवर काम किया है, ये 50 है। ठीक है, 50 आवर काम किया है, टोटल एज कितना है, 4000। तो 50 घंटे में उसको 4000 रुपये मिल रहा है, तो एक घंटे में वो कितना कमाएगा, 8 रुपये, 80 रुपये ना, 80 रुपये पर घंटे कमाएगा। कैसे निकाला, यहाँ पे किया 50 घंटे में वो 4000 कमा रहा है। तो यहाँ से एक घंटे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी। जीरो से जीरो काटोगे, 5 8 जा 40, और जीरो वो है, तो 80 आ जाएगी। अब क्या बोल रहा है, लेटर हिज वेज रेट इंक्रीजेस बाय 30%। तो 80 का 30% निकालोगे तो यानी कि 3/10, तो कितना हो गया, 24 से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये 80 से 24 बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो कितना इंक्रीज हो गया, ये 104 इंक्रीज हो गया। और 50 आवर एंड हिज वर्किंग आवर्स इंक्रीज बाय 10%। तो 50 का 10% यानी कि 5 से इंक्रीज हो गया। तो ये कितना हो गया, 55 आवर। 50 आवर टोटल काम करता था, 4000 रुपये उसको एक हफ्ते का मिलता था। तो एक घंटे का उसको कितना मिलता था, 80 रुपये पर घंटे। अब बोला है कि ये जो पर आवर मिलता था उसमें
30% की वृद्धि हुई है, यानी कि 24 से बढ़ गया तो 104 रुपये पर घंटे मिलेगा अब उसको, है ना, पर आवर मिलेगा। अब ये जो 50 घंटे काम करता था ना एक वीक में, अब उसका 10% इंक्रीज हो गया है। तो यानी कि 50 का 10% यानी कि 5 से इंक्रीज हो गया तो 55 अब घंटे काम करेगा। तो टोटल जो यहाँ से निकालेंगे हम लोग कि कितना वेजेस मिलेगा अब एक वीक में, वो निकाल लेते हैं यहाँ से। तो देखो, टोटल वेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 55 और 104, 104 को मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा 20, 2 5, ठीक है, 0 2 5, 0 2 7 5। तो पहले 4,000 रुपये मिलता था एक वीक का, अब कितना मिलेगा, 5720 रुपीज मिलेगा। तो कितना ज्यादा इंक्रीज हो गया है, 1720 ज्यादा इंक्रीज हो गया है, 1720 रुपये। कितने पे, 4,000 पे। तो 100 पे कितना, यही पूछा है। तो जीरो से जीरो काट लिया हमने, एक जीरो से ये जीरो कटा। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। किसको डिवाइड करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे 172 को 4 से। 172 इंटू 4, 4 4 जा क्या होता है, 16 होता है। तो 17 में से 16 गया तो 1, 2 इधर आएगा, 4 3 जा 12, यानी कि 43% का चेंज हुआ हुआ है वीकली इनकम में, 43% का इंक्रीज हुआ है, 43% का इंक्रीज हुआ है वीकली इनकम में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्या बोल रहा है, अ पर्सन प्लान्स टू बाय अ बाइक बाय अ सेविंग अ फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ इन 12 मंथ्स। एक आदमी है जिसने प्लान किया कि उसको एक बाइक खरीदना है, जिसके लिए वो एक फिक्स्ड अमाउंट सेव कर रहा है हर एक महीने, और उसको 12 महीने में वो बाइक खरीद लेनी है। लेकिन However, he now wants to achieve the same goal in 9 month। जो वो 12 महीने में वो पैसा जमा करने वाला था, वो अब 9 मंथ में ही पैसा जमा करके बाइक खरीदना चाह रहा है। तो बाय व्हाट परसेंटेज शुड ही इंक्रीज हिज मंथली सेविंग। तो कितना परसेंट से वो अपना मंथली सेविंग इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए 12 महीने में वो खरीदने वाला था, और वो A रुपए पर मंथ बचाता था, A रुपए पर मंथ बचाता था, ठीक है, पर मंथ बचाता था, ठीक है, A रुपए। अब वो क्या कर रहा है, 9 मंथ में खरीदना चाह रहा है, और वो कितना इंक्रीज किया सेविंग में, मान लीजिए कुछ इंक्रीज किया, और वो टोटल अब बचाने लगा 20 रुपए पर मंथ, है ना, 20 रुपए पर मंथ इक्वल्स टू, क्यों क्यों है, क्योंकि ये 12 मंथ में जो ये इतना रुपए लेके वो बाइक खरीदने वाला था, वो अब इतना रुपया उसका कितने महीने में हो जाएगा, 9 मंथ में, इसलिए ये इक्वल हो गया। 9 से मंथ कटा, अब 3 3 जा 9, और 3 4 जा 12, ठीक है। तो देखो ए और बी का यहाँ से रेशियो क्या आया, ये भी 20 रुपए है ना, तो ये कट जाएगा। तो ए और बी का रेशियो क्या है यहाँ से, 3/4। यानी कि पहले वो 3 रुपए सेव करता था, तो अब वो 4 रुपए सेव करने लगा। तो कितना का इंक्रीज हुआ है सेविंग में उसके, एक का इंक्रीज हुआ है, कितने पे, 3 पे। तो 100 पे कितना सेव करेगा, तो 1/3% कितना होता है, 33, 1/3% होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। वीडियो पॉज कीजिए, खुद कीजिए क्वेश्चन को।
क्या बोला है? द प्रोडक्शन टारगेट इन अ फैक्ट्री राइजेस बाय 90%। एक फैक्ट्री है जो एक चीज मैन्युफैक्चर करती है, मान लेते हैं कि वो बैट मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है? फैक्ट्री है, बैट मैन्युफैक्चर करती है, बैट मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है? द प्रोडक्शन टारगेट इन अ फैक्ट्री राइजेस बाय 90%। बैट का जो पहले बनता था, प्रोडक्शन होता था, अब वो उतना ना बनकर उससे 90% बढ़ेगा, ठीक है? टू कंप्लीट द वर्क इन द सेम टाइम, काम तो बढ़ गया लेकिन वर्क को क्या करना है, सेम ही टाइम में कंप्लीट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्कर को हायर करना पड़ेगा। तो न्यू वर्कर आर 12.5% मोर एफिशिएंट देन द ओल्ड वर्कर। तो जो न्यू वर्कर है ना, वो 12.5% ज्यादा एफिशिएंट है ओल्ड वर्कर से। तो बाय व्हाट परसेंटेज शुड द नंबर ऑफ वर्कर बी इंक्रीज टू फिनिश द वर्क विद इन द ओरिजिनल टाइमलाइन। तो ओल्ड से पहले से कितना वर्कर हमें अभी बढ़ाना है ताकि ओरिजिनल टाइम में ही काम हो जाए। तो अभी देखिए, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो न्यू है और एक है ओल्ड वर्कर। अब हम लोग को अभी तक तो फ्रैक्शन याद हो गया होगा ना, फ्रैक्शन और उसके वैल्यू। 12.5% का मतलब होता है 1/8। क्या होता है? 1/8। यानी कि अगर ओल्ड वर्कर ना, एक ओल्ड वर्कर 8 यूनिट का काम करता है, एक दिन में 8 यूनिट बैट बनाता है। देखो, 8 यूनिट बैट बनाता है। 8 यूनिट, एक एक ओल्ड वर्कर 8 यूनिट बैट बनाता है। तो वही एक न्यू वर्कर कितना बना देगा एक दिन में बैट? 9 यूनिट बना देगा। ये हो गया इस लाइन का मतलब कि टू कंप्लीट द वर्क इन द सेम टाइम न्यू वर्कर आर 12.5% मोर एफिशिएंट देन ओल्ड वर्कर। इसका मतलब इस लाइन का मतलब ये हो गया, ठीक है? एक मिनट, लाइन सीधी नहीं बनी। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि न्यू वर्कर जो है वो एक दिन में 9 यूनिट, एक न्यू वर्कर एक दिन में 9 यूनिट बैट बना लेगा। और ओल्ड वर्कर एक दिन में, एक वर्कर जो है एक दिन में 8 यूनिट बैट बना पाएगा। तो देखिए, मैं मान लेता हूं यहाँ पे कि क्योंकि परसेंटेज चेंज पूछा है, बाय व्हाट परसेंटेज, तो हम लोग एक्चुअल वैल्यू से नहीं जाकर हम लोग 100 मान के कर लेते हैं। लेट द इनिशियल मैन बी 100। इनिशियल इनिशियल मैन को अगर हम लोग 100 मान लेते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। 100 मैन पहले थे, और एक मैन एक दिन में 8 यूनिट बैट बनाता था। तो 100 मैन एक दिन में कितने बैट बना लेंगे? 800 यूनिट का बैट बना लेंगे, है ना? ये चीज समझ में आई ना? एक ओल्ड वर्कर एक दिन में 8 यूनिट बैट बना रहा है, तो 100 मैन, सो 100 ओल्ड वर्कर 8 यूनिट के हिसाब से कितना यूनिट बना लेगा? 800 यूनिट बना लेगा। लेकिन अब 800 यूनिट नहीं बनाना है, अब इसमें 90% का इंक्रीज हो गया, तो 800 का 90% 720 होता है। कैसे निकाला? तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, 800 लिखना है और इसका 90% निकाल लेना है। जीरो से जीरो काटोगे, 8 9 जा क्या हो जाएगा? 720। ठीक है, तो 720, तो यानी कि अब कितना हो जाएगा? अब 800 में 720 ऐड करोगे तो 0 2 और 8 7 15, यानी 1520 हो जाएगा। 15 20 यूनिट का बैट बनाएंगे। कितने आदमी, कितने न्यू वर्कर?
तो हमें पता है कि 520 अब बैट बन रहा है, पहले 800 यूनिट बैट बन रहा था, अब 1520 यूनिट बैट बनेगा। और कितने न्यू वर्कर की एफिशिएंसी कितनी है? 9 यूनिट की है। तो 9 यूनिट, एक न्यू वर्कर एक दिन में 9 यूनिट बैट बना रहा है, तो 1520 यूनिट बैट बनाने के लिए कितने न्यू वर्कर चाहिए होंगे? तो 1520 को डिवाइड कर देंगे 9 से, तो एक 15 में से 9 गया तो 6, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63 होता है, तो 54 से ही जाएगा। 8 और 0, 9 8 जा 72, 72 और 8 फिर 0.8, यही आएगा। तो कितना आया? 8 मैन आ गए। ठीक है, इतना मैन आ गया, तो कितना का इंक्रीज हुआ है? 68.88 का इंक्रीज हुआ है, 68.8 का इंक्रीज हुआ है। तो इसको रब कर लेता हूँ। देखो, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 68.8 बाय 100 इंटू में 100, तो 0 से 0 काट दिया, तो इतना परसेंट का इंक्रीज हुआ है आंसर। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्या था? एक फैक्ट्री था जिसमें वो मान लिया मैंने कि बैट बनाते हैं, तो प्रोडक्शन टारगेट जो था ना 90% से इंक्रीज हो गया, पहले जितना होता था उससे 90% ज्यादा अब बनेगा। ठीक है, अब दूसरे लाइन में बोला है कि टू कंप्लीट द वर्क इन द सेम टाइम न्यू वर्कर आर 12.5% मोर एफिशिएंट देन द ओल्ड वर्कर। तो 12.5% मोर एफिशिएंट का 12.5% का मतलब 1/8। तो पहले अगर 8 यूनिट एक वर्कर जो है 8 यूनिट एक दिन में बनाता था, तो न्यू वर्कर एक दिन में 9 यूनिट बनाएगा। तो मैंने मान लिया कि पहले इनिशियल मैन जो थे 100 थे, तो 100 मैन 8 यूनिट के हिसाब से कितना एक दिन में काम करेंगे? 800 यूनिट का काम कर लेंगे। अब ये 800 यूनिट कितना बढ़ के हो गया? 90%। तो 800 यूनिट का 90% निकाला तो कितना आया? 720। तो 720 इंक्रीज हो गया, तो 1520 एक दिन में बनने लगा काम। अब 1520 न्यू वर्कर 9 यूनिट के एफिशिएंसी से करने लगे, तो कितने न्यू वर्कर लगे? 168.88। तो पहले 100 मैन थे, अब टोटल मैन कितने काम में लग रहे हैं? 168.88। तो टोटल कितना इंक्रीज हुआ है? 68.88 का कितने पे? 100 पे। तो मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो वो हमारा परसेंटेज चेंज आ गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13, वीडियो पॉज करके खुद ही कीजिए। क्या बोला है? A railway coach system has the property that the number of coaches is equal to the number of seats in each coach। मतलब बोला है कि एक ट्रेन है, ट्रेन में जितने डिब्बे हैं ना, कोच द नंबर ऑफ कोचेस, जितने डिब्बे हैं वो एक कोच में जितने सीट्स हैं उसके बराबर है। क्वेश्चन फर्स्ट लाइन का मतलब ये है कि नंबर ऑफ कोचेस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सीट्स इन ईच कोच। नंबर ऑफ सीट्स इन ईच कोच। मतलब एक ट्रेन में जो कंप्लीट कोचेस है वो किसके इक्वल होगा? इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ सीट जो होगा हर एक कोच में इसके इक्वल होगा। ये हमें क्वेश्चन में बोला है। अब क्या बोला है? इन वन कोच 25 पैसेंजर ऑक्यूपाई 62.5% ऑफ इस सीटिंग कैपेसिटी। एक कोच में जितना उसका टोटल सीटिंग कैपेसिटी है ना, उसका 62.5% ऑक्यूपाई किया हुआ है 25 पैसेंजर ने।
समझ गए? एक कोच है जिसमें टोटल सीटिंग कैपेसिटी जितना उस कोच का होगा, उसमें टोटल 25 पैसेंजर बैठे हुए हैं, वो 62.5% उस टोटल सीटिंग कैपेसिटी का जगह घेरे हुए हैं। तो अब देखिए 62.5% अगर हम मैं निकालूं इसका फ्रैक्शन वैल्यू, तो 62.5% को क्या लिख सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं क्या? लिख सकते हैं 50% प्लस 12.5%, लिख सकते हैं ना? 50 में साढ़े 12% जोड़ोगे तो साढ़े 62% ही आएगा ना। तो 50% के फ्रैक्शन हमें पता है कि क्या होती है, 1/2। और 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/8। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग इसको निकालें तो क्या हो जाएगा, 8 एलसीएम आएगा, 2 4 जा 8, 8 1 जा 8, तो 5/8 क्या आया, 62.5% की फ्रैक्शन आ गई। ठीक है, तो यहां से हम लोग को पता चल गया है, इसको मैं रफ कर देता हूं। 1 मिनट, देखो क्या करेंगे इसको। अब देखो 62.5%, 62.5% की क्या आई वैल्यू, 5/8 आई, है ना? तो यानी क्या मतलब, क्या है इसका मतलब कि एक कोच में अगर 8 यूनिट की कैपेसिटी है ना टोटल बैठने की, अगर एक कोच में 8 यूनिट की कैपेसिटी है तो 8 यूनिट का 62.5% यानी कि 5 यूनिट सीट जो है वो ऑक्यूपाई है। हमारे हिसाब से 5 यूनिट सीट ऑक्यूपाई है, हमारे हिसाब से 5 यूनिट सीट्स ऑक्यूपाई है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना पैसेंजर ऑक्यूपाई किया हुआ है, 25 पैसेंजर। देखो क्या बोला है कि अगर टोटल सीट्स 8 यूनिट है तो 8 यूनिट का 62.5% यानी कि 5 यूनिट सीट्स पे लोग बैठे हुए हैं। लेकिन हमारे हिसाब से कितने लोग बैठे हुए हैं, 25 लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी, कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ से एक कोच की टोटल सीटिंग कैपेसिटी कितनी आ गई, 40। मतलब एक कोच में अगर 40 सीट है तो कंप्लीट ट्रेन में कितने डिब्बे हो जाएंगे, 40 डिब्बे हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें टोटल ट्रेन में कितने सीट्स हैं वो निकल जाएगा ना। टोटल सीट्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 40 × 1600 सीट्स हो जाएंगे। मतलब कंप्लीट ट्रेन में जो टोटल सीट्स है ना वो कितने हैं, 1600 है। अब क्या बोला है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर द एंटायर ट्रेन कैन कैरी इफ 20% ऑफ टोटल सीट्स आर ऑलवेज केप्ट वैकेंट। तो टोटल सीट्स हमारे पास आया है 1600, जिसमें से 20% हमें खाली छोड़ना है, 20% को नहीं भरना है। तो कोई भी सीट्स अपने आप में 100% होगी टोटल ट्रेन का, तो 100% में से 20% को खाली छोड़ना है, तो कितने को भरेंगे, 80% को भरेंगे। तो 80% बाई 100, तो जीरो से जीरो काटा, 16 8 जा क्या होता है, 128। तो 1280 है क्या, ये रहा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्या 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 बताया था क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ कोच जो है ना, एक ट्रेन है, उस ट्रेन में जो कंप्लीट डिब्बे हैं वो किसके बराबर हो जाएगा, एक कोच में जो सीट्स है ना टोटल उसके बराबर हो जाएगा। तो क्या बोला है कि एक कोच में 25 पैसेंजर बैठे हुए हैं, जिसमें वो जो है 60.5% टोटल कैपेसिटी का घेर के रखा हुआ है जगह। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि 62.5% का फ्रैक्शन क्या होता है, 5/8। तो अगर टोटल कैपेसिटी एक कोच की 8 यूनिट है तो 8 यूनिट का 62.5% यानी कि 5 यूनिट उन्होंने जगह घेर के रखा हुआ है। लेकिन 5 यूनिट लोग बैठे हुए हैं, 8 यूनिट टोटल कैपेसिटी है, तो 8 यूनिट का 62.5% यानी कि 5 यूनिट लोग बैठे हुए हैं। तो 5 यूनिट
किसके बराबर है 25 के। तो यहाँ से 8 यूनिट की वैल्यू आ गई 40, यानी कि एक कोच में टोटल सीट्स कितने हैं 40। अगर एक कोच में 40 सीट है तो एक ट्रेन में कंप्लीट डिब्बे कितने हो जाएंगे 40, वो भी दोनों इक्वल है ना। तो अगर 40 डिब्बे हैं और एक कोच में 40 सीट है तो टोटल सीट्स कितने हो जाएंगे 1600। अब 1600 में से 20% हमेशा खाली छोड़ना है, तो कितना भरना है 80%। तो यहाँ से निकला तो 1280 हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 हमें कह रहा है a person's gross salary is taxed at a certain rate. Later the tax rate increases by 17%, and as a result the person's net income decreases by 8%. Find the initial rate of interest। तो हमें पता है कि इनकम इनकम में से हम लोग टैक्स घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा नेट इनकम मिलेगा। इनकम में से हम लोग टैक्स घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा नेट इनकम मिलेगा, है ना। तो देखो, अगर मान लो मेरा इनकम 100 रुपये है और टैक्स मेरे को 70 देना पड़ रहा है, तो मेरा नेट इनकम कितना हो गया 30। अगर 100 रुपये है और मेरे को 5 रुपये और एक्स्ट्रा यानी कि 75 रुपीज़ देना है, तो मेरा नेट इनकम कितना डिक्रीज हो गया 5। तो यहाँ 5 से इंक्रीज हुआ है तो इधर 5 से डिक्रीज हुआ है। तो यानी अगर इधर जितने से इंक्रीज होगा ना, यहाँ पे उतने से ही कम होगा, और यहाँ पे जितने से डिक्रीज होगा यहाँ पे उतने से ही इंक्रीज होगा। ठीक है। तो क्या बोला है a person's gross salary is taxed at a certain rate. Later the tax rate increases by 17%। यानी कि टैक्स जो 17% इंक्रीज हो रहा है ना, अगर ये टैक्स 17% जितना यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो नेट इनकम में उतना ही वहाँ पे डिक्रीज होगा, तो ये इक्वल हो जाएगा। नेट इनकम में कितना डिक्रीज हुआ है 8%, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि इधर से हम समझेंगे, देखो यहाँ पे 5 बढ़ा तो यहाँ पे 5 घटा, तो दोनों जगह सेम चेंजेस आया ना। 5 इंक्रीज हुआ तो 5 डिक्रीज हो रहा है, इसलिए दोनों इक्वल हो गया। तो जीरो से जीरो कैंसिल किया, तो यहाँ पे नेट इनकम बाय टैक्स की जो रेशियो आई हमारे पास वो क्या आई है 17/8 आई है। इतनी चीजें समझ में आई आप लोगों को, आशा करता हूँ समझ में आई होगी। तो अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, 1 मिनट में रफ कर लेता हूँ इसको। तो देखिए, अब यहाँ पे नेट इनकम कितना है 17, टैक्स कितना दे रहा है 8। तो कितने इनकम में से 8 घटाएंगे कि 17 आएगा। तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों को 8 प्लस 17 को ऐड करना है, तो वो इनकम आ जाएगा, कितना होगा 25 होगा। तो यानी का 8 का टैक्स लग रहा है 25 की इनकम पे। तो हमें क्या पूछा है फाइंड द इनिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 100 पे कितना लगेगा। तो 25 वन जा 25, 25 फोर जा 100, तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आई 32%। ठीक है। क्या होता है इनकम में से टैक्स घटा देते हैं तो हमें नेट इनकम मिलता है। टैक्स में 17% का इंक्रीज था तो वो नेट इनकम में 8% का डिक्रीज हो गया, दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि टैक्स में जितना बढ़ेगा उतना ही नेट इनकम कम होगा, और जितना टैक्स घटेगा उतना ही नेट इनकम बढ़ेगा। तो नेट इनकम और टैक्स की यहाँ से रेशियो आएगी 17/8। ठीक है। तो किस इनकम में से हम लोग 8 माइनस करेंगे कि 17 आएगा नेट इनकम 25 में से। तो 8 का टैक्स लग रहा है 25 पे, तो 100 पे कितना लगेगा 32%। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, अ कंपनी डिडक्ट्स इनकम टैक्स फ्रॉम एन एम्प्लॉय ग्रॉस पे एट अ फिक्स्ड रेट। एक कंपनी है जो अपने एम्प्लॉय के ग्रॉस पे में से इन जो है इनकम टैक्स डिडक्ट कर ले रही है, निकाल ले रही है। व्हेन द टैक्स रेट इज रेज्ड बाय 15%, जब टैक्स रेट 15% से बढ़ जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टैक्स रेट 15% से इंक्रीज हो रहा है ना।
एंड द एम्प्लॉयज नेट सैलरी अब इंक्रीज होता है, नेट सैलरी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल। तो फॉल हो रहा है तो 9% से घट जाएगा, तो जीरो से ये 100 से 100 काटोगे, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। तो यहाँ पे नेट इनकम बाय टैक्स का रेशियो जो आया वो आया, कितना आया, नेट इनकम बाय टैक्स 5/3 आया। क्या आया, 5/3, 5/3 आया। तो हमें पता है कि इनकम में से टैक्स को माइनस करेंगे तो क्या आता है, नेट इनकम आता है। नेट इनकम कितना है, 5 है, टैक्स कितना लग रहा है, 3। तो कितने इनकम में से 3 माइनस करें कि 5 आ जाए, 8। क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, 3 + 5 8। यानी कि 3 का टैक्स लग रहा है 8 पे, तो 100 पे कितना लगेगा। एक तो ये तरीका है कि 3 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 300, फिर 300 को 8 से डिवाइड करोगे। लेकिन जिनको फ्रैक्शन याद है तो 1/8 क्या होता है, 12.5% होता है। तो हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 3/8, 1/8 नहीं चाहिए। तो अगर इधर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 7, 3 1 जा 3, तो 37.5% इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अब देखो, ये क्वेश्चन करने से पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि मान लीजिए श्याम है, ठीक है, वो गया, वो बाजार से गया और एक बल्ब खरीदा, ठीक है, 300 रुपये का खरीदा। एक पैंट खरीदा 400 रुपये का, और एक घड़ी खरीदी, वॉच खरीदा, ठीक है, 500 रुपये का। तो टोटल कितना खर्चा हुआ इसका, 1200। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसको 10% यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, 10% यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, और 10% यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो अगर हम ओवरऑल प्रॉफिट की देखें तो कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप लोग में से बहुत बोलेंगे 10% इधर, 10% इधर, 10% इधर, यानी कि 30 का प्रॉफिट हो गया, 30 का प्रॉफिट हो गया, है ना। जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा वो क्या बताएंगे, 30 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन 30 का, आपके हिसाब से 30 का प्रॉफिट हो गया, है ना। लेकिन चलिए देखते हैं क्या एक्चुअल में 30 का प्रॉफिट हो रहा है कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने क्या बताया था, 10% का यहाँ पे इंक्रीज प्रॉफिट हुआ है, 10% का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, और 10% का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो 30 का 10% यानी कि 30 रुपए का इस पे प्रॉफिट हुआ है, 400 का 10% 40 रुपए का इस पे प्रॉफिट हुआ है, और 50 का 10% 50 रुपए का इस पे प्रॉफिट हुआ है। तो इसको टोटल रुपए कितना प्रॉफिट हुआ है, 50 + 40 90, 90 + 30 120। यानी कि इसको टोटल प्रॉफिट हुआ है 120 का 1200 पे। तो 100 पे कितना प्रॉफिट हुआ है, तो जीरो से जीरो कटा, 12 10 जा 120, यानी कि एक्चुअल में इसको जो तीनों प्रोडक्ट पे जो प्रॉफिट हुआ है ना वो 10% का हुआ है। तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट सीखने को मिला, चाहे कितने भी चीजें हमने खरीदी है, अगर परसेंटेज प्रॉफिट जो है सेम हो, परसेंटेज वैल्यू जो हो सेम हो, यहाँ पे भी 10% है, यहाँ पे भी 10% है, यहाँ पे भी 10% है, तो ओवरऑल जो हमें
चेंज मिलेगा वो भी कितने का मिलेगा, 10% का ही मिलेगा, ना कि 30% का। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के अब ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन इजीली बनेगा। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर परसेंटेज वैल्यू सेम है, 10 10 20 20 20% है, तो ओवरऑल चेंज में भी कितने परसेंट का चेंज आएगा, सिर्फ 20% का ही चेंज आएगा। ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट। तो अब क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि अ डाटा एंट्री ऑपरेटर कैन टाइप 24 लाइन्स इन 12 मिनट्स बट ही कीप्स 10% blank space on every line. After changing the format, he now leaves 20% blank space more of before on each line. How much time will he take to type 30 sheets if each sheet contains 45 line? तो 24 लाइन लिखने में उसको 12 मिनट लग रहे हैं और 10% का वो एक लाइन पे छोड़ रहा है। तो 24 लाइन पे कितना छोड़ेगा, अगर 10% का ब्लैंक स्पेस वो हर लाइन पे छोड़ रहा है, तो अभी भी हम कितना बताएंगे कि ओवरऑल में वो कितना छोड़ रहा है, कितना वो ब्लैंक स्पेस जो है लीव कर रहा है, 10% का ही लीव कर रहा है। तो यानी कि 24 लाइन लिख रहा है। अब एक लाइन अपने आप में 100% होती है, तो 24 लाइन लिखने में वो हर लाइन पे 10% का ब्लैंक स्पेस वो दे रहा है ना। तो कितना वो एक्चुअल में काम कर रहा है, कितने पे लाइन पे काम कर रहा है, 10-10%, यानी कि ओवरऑल 24 लाइन पे 10% का ही उसने ब्लैंक स्पेस छोड़ा है, तो 90% पे काम कर रहा है। इतना काम वो कितने मिनट में कर रहा है, 12 मिनट में कर रहा है। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो एक मिनट में वो कितना काम कर ले रहा है, 2 लाइन का काम कर ले रहा है 90%, 2 लाइन का 90%, इतना काम कर ले रहा है प्रति मिनट, है ना। अब क्या बोल रहा है, आफ्टर चेंजिंग द फॉर्मेट ही नाउ लीव्स 20% ब्लैंक स्पेस मोर ऑफ बिफोर ऑन ईच लाइन। तो देखिए एक लाइन अपने आप का 100% होती है ना। अब पहले वो 100% का 10% ब्लैंक स्पेस छोड़ता था, 10%, 100 का 10% यानी कि 10 ब्लैंक स्पेस छोड़ता था। अब क्या कर रहा है कि 10 का और 20%, तो 10 का 20% निकालोगे, 0 से 0 तो 2 लाइन और इस 2 लाइन का स्पेस या 2 स्पेस और छोड़ेगा, तो टोटल स्पेस अब कितना छोड़ेगा, 12। मतलब 12% में से 12 स्पेस छोड़ रहा है, तो कितना पे काम कर रहा है, 88 पे काम करेगा। तो अब कितना लाइन लिखना है उसको, 45 लाइन का काम करना है। अब काम कितने पे करेगा, वो सिर्फ 88% पे करेगा। ऐसे टोटल सीट्स कितने हैं, 30 सीट्स है, इतना काम करेगा वो। और लेकिन एक मिनट में कितना काम कर रहा है, 2 लाइन 90%, परसेंट से परसेंट कट गया, लाइन से लाइन कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 15 जा 45, 4 1 जा 4, 4 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, यानी कि कितना मिनट, 15 into 44 मिनट में वो ये काम कर देगा। हाउ मच टाइम ही विल ही टेक टू टाइप 30 सीट इफ ईच सीट कंटेन 45 लाइन। 30 सीट को वो जो कि 45 लाइन का है उसको कितने देर में टाइप कर देगा, 15 into 44 मिनट। लेकिन हमारा आवर में है आंसर, तो मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे। तो 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, तो यहाँ से हो जाएगा 11 आवर। समझ में आया आपको, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 11 आवर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्या बोला है, a household uses 30 kg of sugar and 12 kg of tea leaves every month and it spends a total of 540। तो देखो शुगर है और टी लीव्स है, जिसपे टोटल खर्चा कितना कर रहा है, 540 का कर रहा है। ठीक है, द प्राइस ऑफ शुगर इज
20% ऑफ द प्राइस ऑफ टी लीव्स। अब बोल रहा है कि शुगर का जो प्राइस है ना, शुगर का प्राइस वो 20% है, 1/5 है टी लीव्स के। तो यहाँ से शुगर और टी लीव्स का प्राइस का रेशियो आ जाएगा। शुगर और टी लीव्स का प्राइस का रेशियो कितना आया, 1/5। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि क्वांटिटी जो थी वो थी 30 kg शुगर की, और लीव्स की कितनी थी, टी लीव्स की 12 kg। और प्राइस का जो रेशियो आया है वो शुगर 1 यूनिट पर केजी, 1 यूनिट पर केजी, और यहाँ से आया 5 यूनिट पर केजी। तो अगर वो 1 केजी के लिए 1 यूनिट दे रहा है तो 30 केजी के लिए वो कितना यूनिट दे देगा, 30 यूनिट दे देगा। अगर वो 1 केजी के लिए 5 यूनिट दे रहा है टी लिप्स के लिए, तो 12 केजी के लिए कितना यूनिट दे देगा, 60 यूनिट दे देगा। हमारे हिसाब से कितना दे रहा है, 30 + 60 90 यूनिट का दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, 540 के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, तो 540/90, 30 + 60 90 यूनिट हो जाएगा ना। तो जीरो से जीरो गया तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6। तो यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30। यानी कि शुगर का जो प्राइस था पहले वो 6 रुपए पर केजी था, और टी लीव्स का जो प्राइस था वो 30 रुपए पर केजी था। इस चीज को अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको रब करके। 12 केजी था, तो ये हो गया 30 रुपीज पर केजी, और ये हो गया 6 रुपीज पर केजी, ठीक है। अब क्या बोला है, लेटर द प्राइस ऑफ शुगर राइजेस बाई 50%। तो पहले अब देखो 6 रुपए था, तो 6 का 50% अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे, 50% मतलब 1/2, तो 3 से इंक्रीज हो जाएगा, 3 रुपीज से इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो 6 रुपए था शुगर का प्राइस, तो अब कितना हो गया, शुगर हो जाएगा 9 रुपए का, ठीक है। क्या बोला है, लेटर द प्राइस ऑफ शुगर राइजेस बाय 50%। तो पहले 6 रुपए था प्राइस, तो अब हो गया 9 रुपए। By what percentage should the family reduce the consumption of sugar so that the total monthly expenditure remains unchanged? अब पर कितना परसेंटेज वो कंजम्पशन शुगर का कम कर दे, ताकि जो उसका मंथली एक्सपेंडिचर है ना, कितना था मंथली एक्सपेंडिचर, 540। शुगर का प्राइस बढ़ गया है, लेकिन हमें अभी भी हमारी जेब में कितने खर्च करने के लिए, 540 ही खर्च करने के लिए। तो कितना हम फिर क्या करेंगे, शुगर का कंजम्पशन हम लोग डिक्रीज करेंगे, क्योंकि प्राइस जो है टी लिप्स का वो कांस्टेंट है। तो पहले 30 रुपए पर केजी था, तो अभी भी टीएल का जो होएगा, देखो टी लिप्स का प्राइस पहले 30 रुपए पर केजी था ना, तो अभी भी वो 30 रुपए पर केजी है। तो 12 रुपए से वो कितना रुपए दे देगा इसके लिए, 12 3 जा 36, यानी कि 360 रुपए वो दे देगा 540 में से। टी लिप्स के लिए, उस चाय पत्ती के लिए ही उसको 360 रुपए लग जाएंगे 540 में से। तो कितने बच गए, रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास अभी कितने बचे हैं, रिमेनिंग जो बच गया है 540 में से 360 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 180। 180 बच गया। अब देखो 1 केजी के लिए 9 रुपए दे रहे हैं, तो 180 में कितने केजी लाएंगे, 20 केजी शुगर लाएंगे अब। यानी कि पहले कंजम्पशन शुगर का था 30 केजी, तो अब कंजम्पशन हो गया 20 केजी। तो 30 केजी से 20 केजी पे आ गए, तो कितने का कम हुआ है, 10 का कम हुआ है। किस पे, 30 पे। तो 100 पे कितना होगा,
जीरो से जीरो काटा तो 1/3 जो होगा 1/3 जो होगा वो होगा 33.33% होगा। देखो क्वेश्चन क्या था कि एक फैमिली है, हाउस होल्ड है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, जो शुगर, चीनी और चाय पत्ती का इस्तेमाल खरीदने में वो कितना रुपए खर्च करते हैं, 540 रुपए खर्च करते हैं। चीनी वो 30 केजी लेते हैं, चाय पत्ती वो 12 केजी लेते हैं, ये बोला है। और अगले लाइन में हमें बोला था कि शुगर का प्राइस जो है ना चाय पत्ती के प्राइस से का 1/5 है, तो 1/5 लिख दिया। तो यहाँ से शुगर और चाय पत्ती का प्राइस का रेशियो आ गया 1 यूनिट पर केजी और 5 यूनिट पर केजी। चाय पत्ती का 1 केजी का दाम 5 यूनिट है, रेशियो आया है, और शुगर का 1 केजी का दाम 1 यूनिट है। तो अगर हम लोग 1 केजी के लिए 1 यूनिट डाल दे रहे हैं तो 30 केजी के लिए कितना यूनिट देंगे, 30 यूनिट देंगे। चाय पत्ती में 1 केजी के लिए 5 यूनिट दे रहे हैं तो 12 केजी के लिए कितना देंगे, 12 5 जा 60 यूनिट देंगे चाय पत्ती के लिए। तो शुगर के लिए 30 यूनिट, चाय पत्ती के लिए 60 यूनिट, तो टोटल 90 यूनिट दे रहे हैं। हमारे हिसाब से 90 यूनिट का पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन कितना खर्च हो रहा है, 540। तो यहाँ से 1 यूनिट यानी कि शुगर का जो प्राइस है एक्चुअल वो कितना निकला, 6 रुपए पर केजी। और चाय पत्ती का एक्चुअल प्राइस कितना निकला, 30 रुपए पर केजी। अब देखो क्या बोला है अगले लाइन में, प्राइस जो है शुगर का 50% से बढ़ गया। अब 6 का 50% निकालोगे तो 3 आएगा। 6 का हाफ कितना होता है, 3 होता है ना, तो 3 आएगा। तो 6 था पहले, अब 9 रुपए हो गया शुगर का प्राइस, है ना। लेकिन बोला कि चाय पत्ती का प्राइस पहले 30 था तो अभी भी 30 रखना है, और एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं होना चाहिए। 540 पहले खर्च करते थे तो अभी भी 540 खर्च करोगे, ठीक है। तो अब क्या करोगे, तो राइस जो है शुगर जो है उसके कंजम्पशन में डिक्रीज करोगे। तो कितना डिक्रीज करोगे, अगर 30 केजी, 30 रुपए 1 केजी का दे रहे हैं चाय पत्ती के लिए, तो 12 केजी के लिए हम लोग 360 रुपए तो चाय पत्ती पे दे रहे हैं 540 में। अब 540 में से 360 घटाओगे, 360 माइनस करोगे तो 180 बच गया। तो 180 रुपए में हम लोग 9 रुपए प्राइस से कितना चावल ले आएंगे या चीनी ले आएंगे, 20 केजी ले आएंगे। तो पहले कंजम्पशन शुगर का 30 केजी था, अब 20 केजी हो गया। तो कितना का डिक्रीज हुआ है, 10 का। कितने में से, 30 में से, तो 100 में से कितना हो जाएगा, 33.33%। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, पर्सन मंथली अर्निंग इंक्रीजेस बाय 8,000। Due to this, the income tax rate decreases from 20% to 16%. In both cases, 30% of the income remain tax-free. If the amount of tax paid by person remain the same in both situation, find his original income. ठीक है, तो अब देखिए, ओल्ड है और न्यू है। अगर पहला इनकम एक्स था तो अब कितना हो गया, इंक्रीज हो गया 8,000 से, तो एक्स प्लस 8,000 इतना हो गया ना। तो अब ये हुआ तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पे 20% का टैक्स लगता था तो यहाँ पे 16% का टैक्स लग रहा है, ठीक है। अब बोला है कि एक्स पे जो इनकम है, इनकम पे इन बोथ केसेस 30% ऑफ द इनकम रिमेन्स टैक्स फ्री। तो ये टोटल इनकम है, इस टोटल इनकम का 30% पे टैक्स नहीं लगेगा। तो टैक्स कितने पे लगेगा, 100 में से 30% माइनस कर दोगे तो 70% पे टैक्स लगेगा। और कितना टैक्स लग रहा है, 20% टैक्स लग रहा है, ठीक है। ये तो ओल्ड का हो गया। न्यू क्या क्या हो गया, एक्स प्लस 8,000, इसमें भी 30% पे टैक्स नहीं लगेगा। तो इस इनकम का 70% पे टैक्स लगेगा। और यहाँ पे कितना टैक्स लग रहा है, 16% का टैक्स लग रहा है। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि बोला क्या है, इफ द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड, पहले इतना टैक्स पे किया जाता था, अब इतना टैक्स पे किया जाता था। तो इफ द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द पर्सन रिमेन द सेम इन बोथ द सिचुएशन, मतलब दोनों इक्वल है। तो ये कट गया। अब यहाँ से 100 से 100 ये भी कट जाएगा। 4 5 का कितना होता है, 20 होता है।
फोर फोर जा कितना होता है, 16 होता है ना। तो यहाँ से निकलेगा 5x इक्वल्स में 4x प्लस में 32,000। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 32,000 आ गई। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन था कि ओल्ड इनकम x था, न्यू इनकम में बढ़ोतरी हुई है 8,000 की, तो x प्लस 8,000। तो पहले 20% टैक्स लगता था, अब 16% टैक्स लगेगा। तो इनकम का 30% टैक्स टैक्स फ्री है। इनकम का 30% जो है वो टैक्स फ्री है, तो 30% पे टैक्स नहीं लगेगा, तो 70% पे लगेगा टैक्स। कितना लगेगा, 20% का। और इस इनकम का भी 30% फ्री है, तो इस इनकम का भी 70% पे टैक्स लगेगा। कितना लगेगा, 16%। ठीक है, दोनों इक्वल है। ये जो टैक्स पे किया, ये जो टैक्स पे किया, दोनों इक्वल है। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, इसको कैंसिल आउट करके एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 32,000। वही हमें ओरिजिनल इनकम पूछा था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं, 19 पढ़ते हैं, आई एम सो सॉरी। An employee gets a raise of 7,500 in salary. Due to this, the tax rate falls from 20% to 16%. In both cases, 25% of the income is exempt from tax. If he pays equal tax before and after the raise, find his original salary. तो सेम ही क्वेश्चन है, ओल्ड है, न्यू है। तो अगर हम लोग ओल्ड सैलरी x मान लें, तो अभी कितना हो जाएगा, x प्लस 7,500, है ना। अब 25% पे टैक्स नहीं लग रहा है, ये 100% है अपने आप का। तो 25% पे टैक्स नहीं लग रहा है, तो कितने पे लग रहा होगा, 75% पे टैक्स लग रहा होगा। और ओल्ड पे कितना टैक्स लग रहा है, 20% का। इतना टैक्स पे कर रहे हैं ओल्ड इनकम के साथ। और न्यू इनकम पे, न्यू इनकम का भी 25% टैक्स फ्री है, तो 75 पे टैक्स लगेगा। और कितना टैक्स लग रहा है, 16%। अब दोनों केस में जो टैक्स पे कर रहे हैं वो इक्वल बताया गया है। यहाँ पे पूछा है ना, इफ ही पेज इक्वल टैक्स बिफोर एंड आफ्टर द रेस। तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। जीरो से जीरो भी कैंसिल हो गया। 4 5 जा होता है 20, 4 4 जा होता है 16। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी 5x 4x प्लस में 0 0, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 प्लस 20 30। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 30,000। तो ओरिजिनल हमें क्या पूछा है, सैलरी पूछा है। तो 30,000 ओरिजिनल सैलरी हो जाएगी इस क्वेश्चन का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। द combined monthly income of two friends राज एंड मोहन इज 2400। मतलब एक राज है और एक मोहन है, दोनों की सैलरी कितना बता रहे हैं, 2400 रुपये। ठीक है, Raj spends 85% of his income while Mohan spends 75% of his income. If the ratio of their saving is 2:5, find their respective income. दोनों का इनकम निकालना है। राज अपने इनकम का 85% खत्म कर देता है, मोहन अपनी इनकम का 75% खत्म कर देता है। तो मैं मान लेता हूँ कि राज का जो इनकम है वो आर है, वो अपने इनकम का 85% खत्म कर लेता है। तो 100% में से 85% खत्म कर लिया उसने, तो कितना बच गया, 15%। मोहन की इनकम एम मान लेता हूँ, तो वो अपने इनकम का 75%, यानी कि 100 में से 75% उसने खत्म कर लिया। तो उसके इनकम कितना बचा, 25%। अब दोनों के सेविंग का रेशियो यहाँ पे दे दिया है 2:5। तो परसेंट से परसेंट कट गया, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो यहाँ से राज और मोहन का जो इनकम का रेशियो आ गया वो आ गया 2/3। क्या आ गया, 2/3। यानी राज का इनकम अगर 2 यूनिट है तो मोहन का इनकम कितना है, 3 यूनिट।
दोनों का सम करेंगे तो दोनों का सम करेंगे तो कितना इनकम आ रहा है 5 यूनिट हमारे हिसाब से। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना यूनिट है, कितना रुपए है, 2400। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 480 आएगा। तो यहाँ से राज की इनकम यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 0, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 960। और यहाँ से 3 यूनिट की वैल्यू निकालोगे यानी कि मोहन का इनकम तो आ जाएगा 0, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 और +2 14। तो ये आ गया हमारा राज का इनकम और ये आ गया हमारा मोहन का इनकम। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, ये आप लोग के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आगे हम अब अगली क्लास परसेंटेज की 5 में मिलेंगे जिसमें हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू। कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप अचीविंग।